तो लिबर्टी के पिछले लेक्चर में हमने आपको ये समझाया था कि किस तरह से क्लासिक नेगेटिव लिबरल्स यानी कि जो शास्त्रीय पुरातनपंथी नकारात्मक उदारवादी थे वो थिंकर कौन कौन से थे और उनकी थिंकिंग क्या थी। हमने आपको ये भी बताया था कि जो नेगेटिव लिबर्टी है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो नेगेटिव लिबर्टी है ये कुछ पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स का परिणाम थी। और वो फैक्ट क्या थे? वो फैक्ट थे कि उस समय के तत्कालीन यूरोप में एक जिसे कहते हैं कि टायरेंट मोनार्कीज यानी कि निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ था और उसके रिएक्शन में नेगेटिव लिबर्टी आई थी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यानी कि औद्योगिक क्रांति का। और इन सब के रिएक्शन में के कारण ये नेगेटिव लिबर्टी सामने आती है यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा सामने आती है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और ये कुछ शास्त्रीय महत्वपूर्ण नकारात्मक उदारवादियों को मैंने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, जैसे जिनमें से आप देख सकते हैं जॉन लॉक हैं, एडम स्मिथ हैं, जर्मी बेंथम हैं और हर्बर्ट स्पेंसर हैं जो सोशल डार्विनिज्म में विश्वास करते थे। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब आज का हमारा जो डिस्कोर्स होने वाला है वो है न्यू इरा नेगेटिव लिबरल्स यानी कि आधुनिक काल के जो नकारात्मक उदारवादी हैं वो कौन कौन से हैं। तो चूंकि हमने लिबर्टी की जो विकास यात्रा है उसको देखने का थोड़ा सा पिछले लेक्चर में प्रयास किया था, तो आप देखते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा का जो जन्म होता है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का जन्म होता है, वो मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी के और 17वीं शताब्दी के यूरोप में होता है। और उसका कारण मैंने अभी जैसा आपको बताया कि निरंकुश राजतंत्र की प्रतिक्रिया में लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार की डिमांड की थी। तो पहले नकारात्मक स्वतंत्रता की बात आती है। फिर नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि स्टेट को बहुत लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो जो लिमिटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट था, जो पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट था, वो धीरे धीरे बिकेम ऑब्सोलीट, वो थोड़ा पुराना हो जाता है। और वो पुराना क्यों होता है? क्योंकि वेलफेयर स्टेट उसको टेक ओवर कर लेता है। यानी कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो सब ये मानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के फिर रिएक्शन में नव उदारवादी, नए काल के उदारवादी या नकारात्मक उदारवादी या नव उदारवादी जिनको कई बार कहा जाता है, वो उत्पन्न होते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नए समय के जो नकारात्मक उदारवादी हैं, न्यू एरा नेगेटिव लिबरल्स हैं, वो कौन है और उनकी उत्पत्ति का कारण क्या था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वेलफेयर स्टेट की कमियां सामने आई, वेलफेयर स्टेट की कमी क्या होती है? वैसे तो वेलफेयर स्टेट एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि राज्य को लोक कल्याणकारी होना चाहिए, राज्य को लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन कई बार इसमें जो है कमियां भी आती हैं। वो कमियां क्या हैं? ओपेक होना, इसका अपारदर्शी व्यवस्था होना, क्योंकि अगर आप लोक कल्याण करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत सारे आपको डॉक्टर्स चाहिए होंगे, शिक्षक चाहिए होंगे, इंजीनियर्स चाहिए होंगे, तभी तो आप लोक कल्याण कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो स्टेट पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू का लॉस होगा सरकार को, क्योंकि सरकार जो है लोक कल्याण करेगी। तो उस रेवेन्यू के लॉस में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करेगी, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता का या आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होगा। तो नए समय में उस समय जो नव उदारवादी हैं वो पुराने उदारवाद को नए तरीके से प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। और उनमें से सबसे पहला नाम जो है, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, F.A. हायक का है, जिनको सामान्यतः हायक के रूप में भी हम जानते हैं। 1899 से 1992 तक इनकी बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 में इन्होंने लिखी थी। और हायक ने जिनके साथ मिलकर के काम किया था वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन, 1912 से 2006। और इनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962 में। आप देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एक, और फ्रीडमैन की बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962। तो दोनों ही इकोनॉमिस्ट ने वेलफेयर स्टेट की या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर क्वेश्चन उठाए। और क्वेश्चन क्यों उठाए? क्योंकि उनकी जो सोच थी वो नेगेटिव लिबरल थी, यानी कि वो सोचते थे कि आज़ादी जो है, जो
व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उस पर कोई बाहर के रिस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी सोच ईजा बर्लिन की भी थी 1909 से 1997 तक। इनकी बुक का नाम है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958। ठीक है, और इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता कुछ नहीं है बल्कि बाह्य प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक है, तो ये बात वैसी है जैसे 17वीं शताब्दी में लॉक कह रहे थे या फिर बेंथम ने कहा या स्पेंसर ने कहा, लगभग लगभग वही बात है। तो इसलिए इनको नियो लिबरल भी कहा जाता है, नव उदारवादी भी कहा जाता है। और एक बहुत बड़ा नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चौथा नाम रॉबर्ट नॉजिक का, 1938 से 2002 तक। इनकी बुक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम है राज्य का अवक्रमण, इंग्लिश में उसे कहते हैं रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। ठीक है, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट क्या है? रॉबर्ट नॉजिक ये कहते हैं कि जिस तरह से राज्य ने अपना कार्य फैलाया है, वेलफेयर स्टेट ने, उसको वापस होना चाहिए। ठीक है, और रोल बैक करने का मतलब क्या है कि राज्य को वही काम करने चाहिए जो जरूरी है। और जरूरी क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव स्टेट जो है वो राज्य को ये मानता है कि वो केवल और केवल पुलिस स्टेट बन के रह जाए राज्य, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के अलावा राज्य कोई और कार्य ना करे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्य जो है वो नेसेसरी एविल के रूप में देखा जाता है, आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता है। तो नॉजिक यही कह रहे हैं कि राज्य को जो है वो रोल बैक कर देना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रोल बैक का मतलब है कि राज्य को जो वेलफेयर स्टेट के नाम पे आपने जो काम अपने फैला रखे हैं राज्य ने, वो नहीं करने चाहिए, उनको कम करना चाहिए और अवक्रमण कर देना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए अपने उसमें, अपने जो मूल कार्य में। और मूल कार्य क्या है रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार? मूल कार्य रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार है केवल लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो कि है पॉजिटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी, जैसे मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव लिबर्टी ये मानती है कि लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ ऑल एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स। पॉजिटिव लिबर्टी थोड़ा अलग सोच रखती है, वो ये सोच रखते हैं कि लिबर्टी इज एक्चुअली पॉजिटिव रिस्ट्रेंट्स। कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता सकारात्मक बंधन है, बंधनों का अभाव नहीं है, क्योंकि बिना बंधन के कोई भी स्वतंत्रता नहीं रह सकती। क्योंकि बिना बंधन के अगर स्वतंत्रता होगी तो आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबरल्स क्या मानते हैं? पॉजिटिव लिबरल मानते हैं कि स्वतंत्रता हर हाल में पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती है, इसके बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। और जब ये पॉजिटिव लिबरल्स होते हैं, राज्य की कॉन्सेप्ट की विवेचना करते हैं, तो इनका राज्य का कॉन्सेप्ट लिमिटेड स्टेट नहीं होता, पुलिस स्टेट नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर वाला स्टेट नहीं होता है। इनके राज्य की जो प्रकृति होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि वो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करता ही करता है, साथ में वेलफेयर भी करता है। ठीक है ना? तो कई बार पॉजिटिव लिबरल की स्टेट की अवधारणा और नेगेटिव लिबरल की स्टेट की अवधारणा की जो उपमा है, जो सिमिली है, वो कैसे दी जाती है? एक क्रिकेट मैच से दी जाती है कि नेगेटिव लिबरल जो है वो राज्य को मानते हैं राज्य एक अंपायर का काम करे, कि जैसे अंपायर है वो खेलता नहीं है, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। लेकिन जो आपका पॉजिटिव लिबरल है, पॉजिटिव लिबरल राज्य की अवधारणा को मानते हैं कि राज्य ऐसे काम करे जैसे कैप्टन क्या करता है? कैप्टन लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता है और इसके साथ साथ वो खेलता भी है। ठीक है, तो नेगेटिव लिबरल मानते हैं एक अंपायर की भूमिका में राज्य, और पॉजिटिव लिबरल मानते हैं, सकारात्मक उदारवादी मानते हैं एक कैप्टन की भूमिका में राज्य, कि वो वेलफेयर भी करे और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करे। तो पॉजिटिव लिबरल हमको कुछ स्कॉलर्स को पढ़ना है। सबसे पहला नाम जीन जैक्स रूसो का है, लॉक के बाद इनका नाम लिया जाता है। लॉक के बाद जब रूसो तब लिख रहा था जब फ्रांस की क्रांति होने वाली थी। ठीक है, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, उससे 11 साल पहले रूसो की मृत्यु होती है 62 साल की उम्र में। लेकिन रूसो ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला फ्रांस की क्रांति का। इनफैक्ट जो उनका जो नारा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, उसमें रूसो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो रूसो की बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी है। और इसने एक आइडिया दिया, उस आइडिया का नाम है जनरल विल, सामान्य इच्छा। ठीक है, और जनरल विल क्या है? जनरल विल है सामान्य हित की सामान्य चेतना। इसका मीनिंग है जनरल कंसाइंस ऑफ जनरल वेलफेयर। ठीक है,
तो रूसो ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि व्यक्ति को व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो सामान्य इच्छा में मतलब जिसमें सबका भला हो। अगर केवल व्यक्ति व्यक्तिगत वेलफेयर के लिए काम करेगा तो समाज चल नहीं पाएगा। जैसे आपका मन कर रहा है कि आप व्यक्तिगत आनंद के लिए 160 की स्पीड पे कार भगाएं, तो इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती आपको, क्योंकि आप अपने लिए और किसी दूसरे की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। तो जनरल वेलफेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ प्रतिबंधों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि जिसमें आपका भी भला हो और समाज का भी भला हो। ठीक है, इसको रूसो कहता है ये जनरल विल है, सामान्य इच्छा है। तो सामान्य इच्छा कुछ नहीं है बल्कि लिबर्टी, क्या कहता है रूसो? लिबर्टी कैन ओनली बी प्रिजर्व बाय द पॉजिटिव रिस्ट्रेंट्स। अगर आप अपनी और किसी दूसरे की आजादी केवल कब बचा सकते हैं, कब संरक्षित कर सकते हैं? केवल तब जब आप उस पर सकारात्मक प्रतिबंधों को एक्सेप्ट करें। देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रिस्ट्रेंट। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आपको किसी काम से रोका नहीं जा रहा है फालतू में, बिना किसी रीजन के। आपको उस काम से रोका जा रहा है जो आप अपनी और दूसरे की स्वतंत्रता के लिए बाधा बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल, 1806 से 1873 तक। इनकी बुक का नाम है, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत छोटी बुक है लेकिन बहुत ही फेमस बुक है, ऑन लिबर्टी। बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया कि पूरे ह्यूमन एक्शन को दो भागों में बांटा। एक को कहता है आत्मपरक, सेल्फ रिगार्डिंग, और दूसरे को कहता है अदर रिगार्डिंग, पर परक। पर मतलब दूसरा। तो कहता है व्यक्ति के कार्य जो है वो दो प्रकार के हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग और एक अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग कार्य कौन है? जिनका संबंध मुझसे और केवल मुझसे है। और अदर रिगार्डिंग कौन है? जिनका काम मेरे अलावा किसी दूसरे से भी है, जिनका संबंध, लेट्स से कि कोई व्यक्ति म्यूजिक सुनना चाहता है तो मिल कहेगा कि ये तो सेल्फ रिगार्डिंग काम है, ये आप सुनना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, वो करिए। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनता है तो ये अदर रिगार्डिंग बन जाएगा, क्योंकि इससे दूसरे भी प्रभावित होंगे। तो मिल ये कहता है कि सेल्फ रिगार्डिंग काम में राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सकारात्मक नकारात्मक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो आत्मपरक कार्य हैं उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मिल का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपनी मन, आत्मा और शरीर पर संप्रभु है। मैन इज सोरेन ऑन हिज बॉडी, माइंड एंड सोल। आप अपने मन, आत्मा और शरीर के संप्रभु हैं। इसके साथ आप क्या करते हैं, अपने मन के साथ क्या सोचते हैं, इस पर कोई राज्य का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कार्य जिसका संबंध केवल आपसे नहीं बल्कि दूसरे से भी है, वो अदर रिगार्डिंग है, वो पर परक है, उस पर राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लाठी घुमाना चाहते हैं तो ये सेल्फ रिगार्डिंग काम है, लेकिन आप कहते हैं कि हम वहां लाठी घुमाएंगे जहां आपका शरीर है, तो लाठी से दूसरे के शरीर को चोट लग सकती है, तो इसको राज्य रोक सकता है। ठीक है, तो हालांकि इसमें आलोचना भी बहुत की गई मिल की। मिल को ये कहा गया कि ये जो सिल्वर लाइन है सेल्फ रिगार्डिंग की और अदर रिगार्डिंग की, इट्स फिक्सिशियस, मतलब एक जैसे कहते हैं आर्बिट्री, यादृच्छ, ऐच्छिक है, काल्पनिक है। साधारण भाषा में कहें कि काल्पनिक है, क्योंकि कोई भी काम दुनिया का ऐसा नहीं है जो अदर रिगार्डिंग ना हो। ठीक है, तो क्योंकि मिल की क्यों वो की गई कि उसने कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग काम में व्यक्ति स्वतंत्र है। तो सेल्फ रिगार्डिंग काम तो कोई व्यक्ति ये भी आर्गुमेंट दे सकता है कि मैं स्मोकिंग करूंगा, ठीक है, मैं सिगरेट पी सकता हूं, ये मेरा काम है, मैं अपने शरीर, आत्मा और मन पर संप्रभु हूं। लेकिन आप देखें कि सिगरेट पीने से केवल उस व्यक्ति का बुरा नहीं होगा, हो सकता है उसको गॉड फॉरबिड कैंसर हो जाए तो उसके परिवार के लोग भी सफर करेंगे, उसके जो लव्ड वन हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। तो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग काम में कोई सिल्वर लाइनिंग है ऐसा नहीं है। तो मिल की इसके लिए आलोचना भी की गई है। फिर भी एक मोटे तौर पे ये माना जा सकता है कि जो व्यक्ति से संबंधित है उस काम में राज्य हस्तक्षेप न करे। तो बाकी जो नेगेटिव लिबरल हैं उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सेल्फ रिगार्डिंग में। लेकिन अगर किसी बुरी चीज़ से आपको रोका जाता है तो मेरी दृष्टि में ये कोई ये सकारात्मक प्रतिबंध है, ये नकारात्मक प्रतिबंध नहीं है। आपको कुएं में गिरने से यदि मैं रोकता हूं तो इससे आपकी आज़ादी खत्म नहीं होती, बल्कि आपकी आज़ादी संरक्षित होती है, क्योंकि आप जीवित रहेंगे तो आपकी आज़ादी संरक्षित हुई। तो देखने से तो ऐसा लगता है कि आपकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, आपको कुएं में गिरने से रोक दिया गया, लेकिन जो व्यक्ति रोक रहा है वो आपकी आज़ादी को संरक्षित कर रहा है। यानी कि ये जो प्रतिबंध है वो पॉजिटिव प्रतिबंध है, पॉजिटिव रिस्ट्रेंट है। ठीक है,
तो जॉन स्टुअर्ट मिल की फिर भी जो बहुत ही फेमस अवधारणा है सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग की, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल की जो बुक है ऑन लिबर्टी, इसमें इसने डिफाइन किया है। टी.एच. ग्रीन एक बहुत बड़ा नाम है, 1836 से 1882। इनकी बुक तो नहीं थी एक्चुअली, क्या था कि इनकी फूड पॉइजनिंग से अर्ली 40s में ही बहुत जल्दी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो शिष्य था नेटलशिप, उसने जो क्लास नोट्स थे इनके, उसी को जो है एक बुक का फॉर्म दे दिया था, और उस बुक को जो है कहा गया प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो बहुत ही फेमस थिंकर है। बेसिकली इसने क्या है कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में कोरिलेशन बनाने की कोशिश की है, वेलफेयर स्टेट और नेगेटिव स्टेट के बीच में। तो ब्रिटिश है, ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में रहे, और वहाँ दर्शन शास्त्र पॉलिटिकल फिलोसफी के ये प्रोफेसर थे। बहुत ही कम एज में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो टी.एच. ग्रीन जो है वो ये कहते हैं कि वो एक ना नैतिक अवधारणा देते हैं स्वतंत्रता की, कि मतलब स्वतंत्रता आप ये मानिए कि कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता मोरल काम करने की आज़ादी है। ये हमने पहले भी देखा था डेफिनेशन में, कि जो काम मोरली एक्सेप्टेड हैं उन्हीं को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने जो है एक बहुत अच्छा सिद्धांत अपना दिया है, हिंडरिंग द हिंड्रेंसेस। और हिंडरिंग द हिंड्रेंसेस क्या है? बाधाओं में बाधा डालने की संकल्पना। बाधाओं में बाधा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बाधाओं में बाधा कैसे? वो कहता है कि वेलफेयर स्टेट तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्टेट व्यक्ति के डेवलपमेंट में आने वाली जो बाधाएं हैं उनमें बाधा डालता है। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं? जैसे अशिक्षा, जैसे नशाखोरी, जैसे अपराध। तो इसको रोकने के लिए राज्य क्या करेगा? अशिक्षा को रोकने के लिए विद्यालय खोलेगा, अस्वास्थ्य उसको रोकने के लिए राज्य चिकित्सालय बनाएगा। तो ये बाधाओं में बाधा डालने की संकल्पना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी उनमें राज्य बाधा डाले, यानी कि राज्य को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, यानी कि राज्य पॉजिटिव है। और ग्रीन की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो भी नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। यानी कि ग्रीन कहता है कि मोरल स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता होती है, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते मुझे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है तो मैं ड्रग्स बेचूंगा कल से ना, क्योंकि वो नैतिक रूप से सही कार्य नहीं है, ठीक है। तो हिंडरिंग द हिंड्रेंसेस, बाधाओं में बाधा डालने की संकल्पना किसकी है? टी.एच. ग्रीन की, बड़ी फेमस अवधारणा है। और लास्ट इसमें है पॉजिटिव लिबर्टी में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेराल्ड जे लास्की। पहले भी आप इनको पढ़ चुके हैं। इनकी बुक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और उन्होंने लिबर्टी को एक ऐसे अवधारणा के रूप में देखा है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब इनके बीच में एक रिलेशन क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव की? आप कहेंगे कि दोनों अलग अलग अवधारणा है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। बेसिकली इनके बीच में ना एक बहुत अच्छा रिलेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बीच में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का जो रिलेशन है वो जेराल्ड मैकुलम को हम पढ़ते हैं, ये स्कॉलर है, और उन्होंने ये कहा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का एक तिहरा रिलेशन है, ट्रायड है एक तरीके से। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को आप बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स एक करता है, एक्टर है, और वाई उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है, तो उसको जेड बनना है। जेड उसकी फ्यूचर सिचुएशन है या फ्यूचर कंडीशन है, तो उसको अपनी स्वतंत्रता को कुछ हद तक गिरवी रखना पड़ेगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप अभी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, ये आपकी फ्यूचर सिचुएशन है। तो आपको अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको समय देना पड़ेगा, आपको अपने जो इंजॉय हैं वो कम करने पड़ेंगे, और आपको पढ़ाई में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो क्या आपको स्वतंत्रता कम नहीं करनी पड़ेगी अपनी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। यही पॉजिटिव प्रतिबंध है, ये सकारात्मक प्रतिबंध है। लेकिन वो प्रतिबंध सकारात्मक क्यों है? क्योंकि उसका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको जो है बहुत अच्छा पद मिलने वाला है भविष्य में, बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो एक एक्टर जो एक्स है वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से जेड बनना चाहता है, जो फ्यूचर सिचुएशन की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए उसको स्वतंत्रता जो है कुछ कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के डिफरेंस के रूप में कहा गया है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? जो आप एक्सेप्ट करते हैं फॉर योर डेवलपमेंट, ऐसे प्रतिबंध जो आप एक्सेप्ट करते हैं फॉर योर डेवलपमेंट। और नेगेटिव लिबर्टी क्या है? कि बंधनों का अभाव। तो एक्स वाई जेड के बीच का जो रिलेशन है बहुत बेहतर तरीके से
जेराल्ड मैकलम ने बताने की कोशिश की कि पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशन है। सो दैट इज ऑल फॉर लेक्चर ऑफ लिबर्टी।